इसका मिनिमम भी 8 है, इसका मिनिमम भी 8 है, पर ध्यान रखना दोनों का मिनिमम सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हो, पर सेम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए मिनिमम आना चाहिए, वो देख लेते हैं अपन। ए बी प्लस ए सी है ना, इक्वल टू कितना हो गया 10। तो आपको ये ऐसा फील होना चाहिए कि यार ये लिखा हुआ है PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2A विच इज कॉन्स्टेंट। सोच लें अपन, P इज A विच इज वेरिएबल पॉइंट, F1 F2 जो फोकस होते हैं वो B और C यहाँ पर है, तो दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का जो सम है वो कांस्टेंट आ रहा है, और वो कांस्टेंट कितना है 10। हेलो हाय, दिस इज सुदर्शन वेरागी और मैथ्स टीचर। बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है अपन मोस्ट रेस्पेक्टेड 50 क्वेश्चंस फॉर जेईई मेंस पार्ट 3 करने वाला है, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। In an ellipse, if the lines joining extremities of minor axis, lines joining focus to extremities of minor axis makes an equilateral triangle with the minor axis। ये काम करते हैं अपन, एक स्टैंडर्ड इलिप्स बना लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये अपन ने एक इलिप्स बना लिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, ये अभी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट 0, b और 0, -b, राइट। और ये हो गया अपना फोकस ए ई, 0, और ये दूसरा फोकस -AE, 0। तो अपन जो है एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं, है ना। लाइन्स ज्वाइनिंग फोकस टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस, फोकस को एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस से ज्वाइन करो, यानी कि ये एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस और इसको फोकस से ज्वाइन कर दिया, इसको फोकस से ज्वाइन कर दिया, किसी एक फोकस से बात कर लो, है ना, सिमेट्रिक फिगर ही वैसे। लाइन्स ज्वाइनिंग फोकस टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस मेक्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है जो मैंने मार्क किया है, ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है, ये तीनों साइड बराबर है और तीनों एंगल जो है 60 डिग्री है। तो ये तो मैं कह ही सकता हूँ, है ना, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, और ये अगर 30 डिग्री आ गया तो अपन देखो यहाँ पे 10 30 वाला फंडा अप्लाई कर देंगे। कैसे कि जो tan ऑफ 30 डिग्री है वो कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी हो गई b, ये कितना हो गया AE, तो यहाँ पर आ जाएगा b/AE। फिर अपन ने क्या किया, E इधर कर दिया और ये 1/√3 है ना, इज इक्वल टू b/A, स्क्वायरिंग कर दी, E²/3 इज इक्वल टू b²/A स्क्वायर। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पता ही है अपने को कितनी होती है, 1 - b² स्क्वायर का रूट, है ना। यहाँ पे b²/A स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, तो b²/A स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 - E स्क्वायर इज इक्वल टू E²/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 एंड 1, तो 4E²/3 इज इक्वल टू 1। E स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी हो गई, 3/4। E की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, √3/2। √3/2 जो है वो अपना A ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात, है ना। तो ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, 10 30 डिग्री लिखा और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस B and C ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर 2, 0 एंड 8, 0। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि यार डायग्राम है ना, थोड़ा साथ साथ चलने दो, थोड़ा डायग्राम साथ साथ तुम बनाते रहो। तो अपन ने एक काम किया, एक ट्रायंगल बना ही लिया कि भाई ये अपना ट्रायंगल है A, B और C। ठीक है, और इसमें B के जो वर्टेक्स है वो है 2, 0 और C वाला जो है वो है 8, 0 और A का भी अपने को पता नहीं है। ठीक है, और एसओटी का नोटेशन फॉलो कर लेते हैं, ये B है, ये C है और ये A है ना, जो A के सामने साइड A वो वाली। इन सच अ वे द वर्टेक्स A इज वेरिंग, है ना, मतलब ये वेरिएबल पॉइंट है। इन सच अ वे दैट 4 10b/2 10c/2 इज 1। यार यहीं से शुरू करते हैं, 10b/2 10c/2 एसओटी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अपने को भाई 10b/2 का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन SS - B, और ये होता है डेल्टा अपॉन SS - C इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, अच्छा फिर अपन ने क्या किया, ये जो डेल्टा स्क्वायर है ना इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो डेल्टा स्क्वायर क्या होता है,
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर एस माइनस बी और एस माइनस सी इज इक्वल टू कितना 1। एस माइनस बी एस माइनस सी गया और एक एस और एक ए से हटा दिया, ठीक है। 4s माइनस 4a इज इक्वल टू एस, यहाँ से लिख देते हैं कि 4s माइनस 4a इज इक्वल टू एस, दिख गया ना, 4s माइनस 4a इज इक्वल टू एस। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4a को इधर लेके चले गए, s इधर लेके आ गए, तो ये हो गया 3s इज 4a। s की वैल्यू पुट कर देते हैं यार, s की वैल्यू हो गई a प्लस बी प्लस सी बाई 2, याद आ रहा है ना, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया अपने पास 4a। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3c इज 8a। यहाँ पर आ गया कि b प्लस c इज इक्वल टू, देखो 8a और 3a 5a और बाई 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5a बाई 3 और b प्लस c इज इक्वल टू, अच्छा a कितना है 2,0 और 8,0, तो ये जो लेंथ है वो कितनी हो गई 6, है ना, यहाँ पे 6 पुट कर दो, तो 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, 30 बाई 3 कितना हो गया 10, तो b प्लस सी जो है वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। यार ये है ना, ये इक्वेशन आपको जो है थोड़ी समझनी पड़ेगी, है ना, ये इलिप्स की जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वहां से ये शुरू हो रहा है। देखो कैसे, ये वेरिएबल पॉइंट है, अगर आप इसको h के बोलते हो तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम सी पॉइंट, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम बी पॉइंट विच आर टू फिक्स पॉइंट्स, उनका जो सम है विच इज b प्लस सी, वो कितना आ रहा है 10, और 10 को बोल ही सकता हूं मैं ये कांस्टेंट क्वांटिटी ही है। तो आपको नहीं लगता ये इक्वेशन जो b प्लस सी इक्वल टू 10 है, वी कैन कंपेयर दिस विथ, चलो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, ए बी प्लस ए सी, है ना, इक्वल टू कितना हो गया 10। तो आपको ये ऐसा फील होना चाहिए कि यार ये लिखा हुआ है pf1 प्लस pf2 इक्वल टू 2a विच इज कांस्टेंट। सोच लें अपन, p इज a विच इज वेरिएबल पॉइंट, f1 f2 जो फोकस होते हैं वो b और c यहाँ पर है, तो दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का जो सम है वो कांस्टेंट आ रहा है, और वो कांस्टेंट कितना है 10। तो 2a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। एक तो इलिप्स का जो a है वो कितना आ गया 5, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन b निकालने की, है ना, तो भाई ये दोनों फोकस ही तो है, ये दोनों फोकस है, तो दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 है ना, तो ये होगा ट्वाइस AE इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू 5 आ गई, है ना, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो इसेंट्रिसिटी कितना आ गया 3/5, और जैसे इसेंट्रिसिटी 3/5 आया, अपन क्या करें, इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि 1 माइनस कैपिटल B स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू कितना कर दिया मैंने 3/5। यहां से अपन जो है b निकालना है, ठीक है, मैं फटाफट निकाल लेता हूँ भाई, यही सोल्व कर रहा हूँ मैं। 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय, अच्छा a कितना था 5 है, तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू, इसकी स्क्वायरिंग कर दी तो ये कितना आ जाएगा 9/25। आई थिंक दिख गया यहाँ से कि b स्क्वायर बाई 25 इधर 1 माइनस 9/25, तो 16/25, और यहाँ से जो है b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपने पास 16, है ना, तो b स्क्वायर 16 है, a स्क्वायर 25 है, और कहीं दिख रहा है क्या? वैसे क्वेश्चन तो इसी से हो जाता है, फिर भी अपन जो है सेंटर के लिए, तो यार जो दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होता है ना, इनका जो मिड पॉइंट है वही सेंटर आ जाएगा। 20 और 80 का दिख गया 50 इसमें दिख गया, और 25 और 16, ए ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है, ठीक है। ये भी एक बढ़िया सवाल है, एसओटी आ गया इसमें, इलिप्स की फंडामेंटल डेफिनेशन आ गई, है ना, ऐसे क्वेश्चन का भी अपन ध्यान रखें। अच्छा वो क्वेश्चन फिर ऐसे ही बन सकता है, b माइनस सी कॉन्स्टेंट आता तो हाइपरबोला होता उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इफ अ कोड PQ of parabola y square equal to 12x subtend right angle at vertex then locus of intersection of normals at P and Q। जैसे बोला कि ये जो कोड है ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है वर्टेक्स पर, तो अपन ने क्या किया, स्टैंडर्ड पैराबोला बनाया, है ना, और मैं कैलकुलेशन जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसका कोई भी एक कोड है ना, ये अपन ने कोई भी एक कोड बना दिया, और ये जो कोड है ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है वर्टेक्स पर, ये अपना वर्टेक्स, और ये 90 डिग्री,
ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो B है, इसका पैरामेट्रिक T1 है और इसका पैरामेट्रिक T2 है, समझ गए ना, AT1 स्क्वायर 2AT1 इस प्रकार से। तो ये अगर 90 डिग्री सबटेंड करता है तो अपन यार ये चीज बिल्कुल याद रखते हैं कि T1 T2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -4। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं डिराइव करना, स्लोप M1 स्लोप M2 और M1 M2 -1 करके आ जाता है, बट अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अब बात कर लेते हैं कि पूछा क्या, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नॉर्मल तो याद होना चाहिए y इज इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस 80 क्यूब। एक बार t1 एक बार t2 को लिखा, इंटरसेक्शन निकाला, वो एक तरीका, बाकी इंटरसेक्शन याद है बहुत ही अच्छी बात है ना। और याद करना है, जैसे टेंजेंट के याद करते हैं वैसे नॉर्मल के भी याद करें। तो यार ये जो POE होता है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, ये होता है a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस 2, ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट होता है -a t1 t2 और t1 प्लस t2, मतलब प्रोडक्ट में ना t1 प्लस t2। ठीक है, एक काम करते हैं कि अरे एक मिनट, हाँ ये तो हो गया अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अपना मेन काम है t1 t2 को यहाँ से एलिमिनेट करना। ठीक है, अब t1 t2 को यार यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो t1 t2 -4 ये पता है, यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने एक, तो है ना। तो देखो जो h की वैल्यू है ना, और जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, t1 t2 की वैल्यू -4 इस जगह पर, तो ये कितना हो गया 4a, और यहाँ पर आ गया t1 प्लस t2। और मैं इसमें भी काफी हद तक t1 प्लस t2 देख पा रहा हूँ। कैसे, ये a तो बाहर रहने दो, और यहाँ पर मैंने जानबूझकर बनाया t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर बना दिया। तो और t1 प्लस t2 की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2 माइनस भी करने पड़ेंगे, तो -2 t1 t2 और ये t1 t2, तो यहाँ पे आ जाएगा -t1 t2, राइट, और ये +2 एज इट इज। और t1 t2 की वैल्यू कितनी पता है अपने को, -4। आपको नहीं लगता ये 6 हो गया? t1 प्लस t2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू है k/4a, और इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो। वो इक्वेशन वापस लिख रहा हूँ, h की वैल्यू आ जाएगी a, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ये आएगा k/4a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 4 और 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6, समझ गए ना, t1 t2 -4 और +4 4 और 2 6, ये आ जाएगा। अपन लोकस निकालने के लिए यहाँ पर h को x और k को y कर रहे हैं, सो x इक्वल टू, अच्छा a की वैल्यू पुट कर ही देते हैं, a दिख गया क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4x से 3 है ना, तो x इक्वल टू 3, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 3 कितना हो गया 12, और 12 का स्क्वायर तो 144 प्लस ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कर लो, तो 3y स्क्वायर, एक काम करते हैं 3 कैंसिल करते हुए ही चलते हैं ना। ठीक है, तो 144 और 3 है ना, ये आ गया अपने पास 4 और 8, सो 48, और प्लस ये कितना हो गया 18, सो x माइनस 18 राइट इंटू 48 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 48x माइनस 18 ये रहा। ठीक है, तो हाँ नॉर्मल के इंटरसेक्शन याद हो तो सवाल जल्दी हो जाता है, और एक ये भी याद होना चाहिए t1 t2 -4। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने रिजल्ट याद करोगे उतने ज़्यादा टाइम सेव करोगे, बाकी अगर रिजल्ट याद नहीं तो वहाँ डिराइव करोगे फिर क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द कोड x + y = 1 इंटरसेक्ट कट्स द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट a and b। जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है फटाफट डायग्राम बनाते हुए चलो कि यार ये अपना कोई एक पैराबोला है ना, इसको किसी एक लाइन ने कट किया है, और उस लाइन की इक्वेशन है x + y = 1, और जहाँ पर कट कर रहा वो पॉइंट है a और वो पॉइंट है b। ठीक है, नॉर्मल एट a and b इंटरसेक्टेड c, तो हाँ ठीक है, यहाँ से अपन ने टेंजेंट ऐसे खींची होगी, नॉर्मल ऐसे गया होगा लेट्स से, है ना, टेंजेंट ऐसे, तो कैसे मान लो अभी तो नॉर्मल अपने को कट करता हुआ दिखाना है ना। ठीक है, ये पॉइंट जो है सी है। ठीक है, अच्छा थर्ड लाइन फ्रॉम सी, सी से एक और लाइन,
कट्स द पैराबोला नॉर्मली एट डी। अगेन सी से अपन जो लाइन खींच रहे हैं वो जब पैराबोला को कट करेगा डी पर, तो वो डी पर भी नॉर्मल है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा डायरेक्शन करके पूछ रखा है। आप यूं सोचो कि भाई ये नॉर्मली था ना यहाँ पर, है ना, ये भी इसके ऊपर 90 डिग्री ही था, ये भी इसके ऊपर 90 डिग्री, मतलब टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री। तो ये वो एक पॉइंट से जो 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये उसकी बात कर रहा है ना। देखो दैट पॉइंट इज लेट्स से सी, है ना, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए h कोमा k बोल देता हूँ, ठीक है। और आप ये समझो कि यहाँ से मैंने 3 नॉर्मल ड्रॉ किए पैराबोला पर, एक बार a पर, एक बार b पर, एक बार d पर। और अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट t1 और इसका t2 और इसको जो है t3 बोल देते हैं। अब ये ए बी और डी तो को नॉर्मल पॉइंट हो गए। आपको पता ही होगा कि यार एक तो है ना t1 प्लस t2 प्लस t3 जो है कितना होता है, 0 होता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ए और बी वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो ए और बी वाला पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो मैंने क्या किया, 80 स्क्वायर कोमा 280 जो पैराबोला का एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है उसको उठाकर इसमें पुट कर दिया, सेटिस्फाई करेगा फॉर ए एंड बी। तो यहाँ पर आ जाएगा कि 80 स्क्वायर प्लस 280 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप भले इसको ऐसे लिख लो कि 80 स्क्वायर प्लस 280 माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये ए और बी को फॉलो करेगा। तो ए का कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक क्या है, t1 और इसका t2। तो ये t1 t2 इसके रूट हो गए, मेरे को रूट से मतलब नहीं है, मेरे को ये दिख रहा है क्या कि t1 प्लस t2 जो है कितना है, -2। और क्योंकि t1 प्लस t2 प्लस t3 0 होगा, तो जब t1 प्लस t2 की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो अपन लगता है कि t3 की वैल्यू जो है कितनी आएगी, 2। वंस यू गेट t3 की वैल्यू 2, तो भाई d के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या रहे होंगे, a t3 स्क्वायर कोमा 2a t3, और t3 की वैल्यू कितनी है, 2। 2 यहाँ पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 4a कोमा 4a, 4a कोमा 4a। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। बढ़िया सवाल है ये भी, नॉर्मल में ये याद होना चाहिए। नॉर्मल में जो क्यूबिक बनती है उसका सम प्रोडक्ट, ये सब यार आपको यूज करना आना चाहिए, है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, जैसे ही लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल्स है ना, तो सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। ठीक है, इंटरसेक्टिंग द फिक्स सर्कल्स दिस ऑर्थोगोनली, इसको ऑर्थोगोनली कट करेगा। तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लगा दो, याद है आपको कंडीशन, ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, राइट। सो ट्वाइस ऑफ इसका g कितना हो गया, -g, है ना, और इसका g कितना हो गया, 5/2, इसका f कितना हो गया, -f, और इसका f कितना हो गया, -3/2 इज इक्वल टू -1, और इसका कांस्टेंट तो खैर है ही नहीं, एक तो -1, इसका c2 और c1 0 ऐसे मान लो। ठीक है, अच्छा जी, कंडीशन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यार ये आ रहा है -5g, दिख गया होगा, प्लस 3f, है ना, 2 तो हटा दिया, इज इक्वल टू -1। अपने को सेंटर का लोकस निकालना है यार, सेंटर का लोकस निकालना है तो सेंटर इज h, k, है ना, और सेंटर ही -g -f है, तो g की जगह -h कर दो, g की जगह -h, तो ये आपको दिख रहा होगा 5h, और f की जगह -k, तो ये आ जाएगा -3k इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x - 3y इक्वल टू -1। ये स्ट्रेट लाइन आ गया, और इसका स्लोप दिख रहा होगा, इसका स्लोप 1 मिनट है ना, इसका स्लोप जो है वो कितना हो गया, 5/3, इसका स्लोप जो है 5/3। स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 3/5, नहीं ये गलत है ना, दिख गया 5/3, सर्कल आएगा नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ नहीं रहा है, नन ऑफ दिस होगा। आंसर है स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 5/3। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं तुम इसको मार्क कर दो, है ना, ध्यान रखें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ लाइन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, अ सर्कल इज सर्कल। एक काम करते हैं, डायग्राम साथ साथ बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक कोई लाइन है जो ए और बी पर कट कर रहा है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को।
ठीक है भाई, ऐसा कुछ बना दिया है ना। और कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसी मार्क कर लो, भले ये ए बोल दो और ये बी बोल दो, ठीक है। अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द ट्राइंगल ओ ए बी। डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दे रखा है तो अपन ओ फॉर ओरिजिन उस टाइप से चलते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करना है जो ओ ए बी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है, यानी कि तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो मैंने ऐसे कुछ बना दिया कि ऐसा कुछ सर्कल है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर जो है सर्कल पर टेंजेंट भी लिख लो, है ना। मैं एक काम करता हूँ, ओरिजिन पर एक बार मैंने टेंजेंट लिख ली, आप ऐसे सोच ले, ऐसा कुछ है ना। और ए और बी से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एम और एन है, दिख गया ना पर डिस्टेंस। तो ए से डिस्टेंस कुछ ऐसा और बी से डिस्टेंस ये वाला, ये वाली डिस्टेंस को m बोला है और ये वाली डिस्टेंस को n बोला है, ठीक है। तो डायमीटर बताना है कि ये क्या रहा होगा डायमीटर, ठीक है। एक काम करते, देखो ऐसा है कि एक मिनट, थोड़ा सा ये ढंग से दिख जाए, ये m थोड़ा सही लिख लेते हैं और ये n पे, ठीक है। चलिए जी इसी से लिख लेते हैं। तो भाई ये डिस्टेंस m है और ये डिस्टेंस n है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इस सर्कल की इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। तो उसके लिए अपने को a का कोऑर्डिनेट, तो वो मैंने बोल दिया है कि a, 0 है। b का कोऑर्डिनेट बोल दिया 0, b। तो ये ए बी तो डायमीटर हो गया इसका, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री है। तो इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो कैसे आएगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2, ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर ही लेते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। इसके डायमीटर की बात हो रही है ना, तो डायमीटर भी मैं लिख ही लेता हूँ। इसका डायमीटर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है होगा भाई। ये जो ए बी है वही तो डायमीटर है ना, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है। अब एक काम करते हैं कि ये बोल रहा है टेंजेंट एट ओरिजिन, तो यार इसकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म से लिख लें, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पता है 0 0, है ना। तो यहाँ पे किया मैंने x1 है ना, तो एक बार तो वो लिख लेते हैं कि x1 y1 माइनस ए, x की जगह x प्लस x1/2 और y की जगह y प्लस y1/2, ये हो गया टेंजेंट एट x1 y1। और इन दिस केस x1 y1 इज 0 0, तो ये टर्म खत्म है ना, ये वाली टर्म खत्म, ये इसमें 0 ये इसमें 0, 2 भी हटा दो तो ये आ गया कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, 2 हटा दिया माइनस हटा दिया, ये टेंजेंट है। इसकी डिस्टेंस निकालनी a से, इसकी डिस्टेंस निकालनी b से, तो मैं a से डिस्टेंस लिख रहा हूँ जो m है, a, 0 से इसकी डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और अगर मेरे को इसी प्रकार से n लिखने को बोलेंगे, मोड लगाने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव हुई क्या, 0, b से लिखना है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अपने को डायमीटर पूछा है ना, डायमीटर ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यार ऑप्शन देखो काफी हद तक सजेस्ट कर रहे हैं m प्लस n m प्लस n m प्लस n। मैंने एक काम किया, m प्लस n सोचा दिमाग में ऐसे ही, आप भी सोच लो, एलसीएम सेम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये तो डायमीटर ही हो गया, तो m प्लस n ही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट P विच इज अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है ना, द लाइन इज ड्रॉन। तो इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया तो तुरंत समझ में आता है कि अल्फा कोमा बीटा जो है लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो तुरंत आपने पुट किया और ये रिलेशन बनाकर छोड़ दिया, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, सो एज टू फॉर्म विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस अ ट्रायंगल ऑफ एरिया एस। एक काम करते हैं अपन है ना, मैं आपको डायग्राम में थोड़ा समझा देता हूँ कि जैसे ये कोई लाइन जा रही है x बाई ए वाई बाई बी, तो x और ये a, 0 ये वाला पॉइंट हो गया, 0, b ये वाला पॉइंट हो गया है ना, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, और इसके एरिया की बात हो रही है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया s है, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ s बताना है, और ए बी भी ग्रेटर देन 0। पहले एक बार मैं s लिखता हूँ, तो आपको नहीं लगता s जो है वो 1/2 ab आ गया, तो ab की लीस्ट वैल्यू निकालनी है,
यहीं से निकालनी है, क्योंकि अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है, ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो AMGM का थोड़ा सा विचार आ ही जाता है। अपन ने इसी पर जो है AMGM लगाया है ना, ठीक है। तो देखो ऐसा है, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब है दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, है ना। तो वही है ना कि ये जो रेशियो है इनके अल्फा बाई ए और बीटा बाई बी, ये भी पॉजिटिव आ जाएंगे ना। तो अपन ने काम किया, सीधा लिखा कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है। और वही क्वांटिटी लिखी सीधी कि अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा अपॉन ए और बीटा अपॉन बी का रूट। ये वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 1, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन ए बी, राइट, क्योंकि अल्फा बीटा ए बी पॉजिटिव है ना प्रोडक्ट, इसको इधर लेके चले गए। सो ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 अल्फा बीटा। ए बी का मिनिमम कितना हो गया 4 अल्फा बीटा, यहाँ पुट कर दो तो उससे एस का मिनिमम आ जाएगा, एस का मिनिमम आएगा 1/2 और 4 अल्फा बीटा, एंड दैट कम्स आउट टू बी 2 अल्फा बीटा। तो अपना जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ गए है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अल्फा बीटा ए बी जो है सारे सेम साइन के होंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, मान लो ए और बी दोनों पॉजिटिव लिए, ये क्वाड्रेंट है, फिर अगर वो आपको बोला है कि पॉइंट से पास कर रहा है अल्फा कॉमा बीटा, है ना, तो आप यहीं से पास कराओ, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया तो यहाँ तो पॉइंट लोगे नहीं, दोनों नेगेटिव वाला। तो अगर आपने ए बी पॉजिटिव लिया है तो अल्फा बीटा भी पॉजिटिव होगा, और अगर आप यहाँ लोगे तो ए बी नेगेटिव तो फिर अल्फा बीटा भी नेगेटिव होगा, है ना। तो वो सेम साइन के आ जाएंगे, इसलिए अल्फा अपॉन ए पॉजिटिव होगा, दोनों प्लस या दोनों माइनस, रेशियो इज पॉजिटिव, तो जिस नंबर पे AMGM अप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर रियल एक्स, है ना, ये सब्जेक्टिव सवाल है, थोड़ा सिमेट्रिक दिख रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा सा मतलब AMGM टाइप। देखते हैं अभी, देखो तो मैंने डिफ्रेंशिएट करने का विचार थोड़ा निकाला अभी मन से, और x की पावर 4 से मैंने डिवाइड किया, y मानकर x की पावर 4 से मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो है x की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 4, यहाँ पे आ जाएगा 8/x² प्लस 16/x की पावर 4, है ना। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, x की पावर 4 और 16/x की पावर 4, है ना, दोनों जो है साथ में रखें, तो x की पावर 4 और 16/x की पावर 4, x² ये भी साथ में रखा, सो 2x² प्लस 8/x², और ये आ गया -4। इसका मिनिमम निकालना है, सॉरी इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो नीचे वाले का मिनिमम। यार ये यार x² और x की पावर 4 पॉजिटिव होते ही है, मैंने क्या किया इसमें जो है आप यूं सोचो, ये 2 और 8 है ना, अपन जो है 2 कॉमन निकाल लेते हैं अभी हाल फिलहाल जो है अपन यहाँ से 2 कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा 2 कॉमन निकालने से कुछ सेट होगा कि यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, है ना, कुछ ज्यादा बन नहीं रहा है। एक काम करें क्या, सीधा ही इसमें AMGM लगा देते हैं, x की पावर 4 कट रहा है, और इसमें भी AMGM लगा लेते हैं। इंडिपेंडेंट AMGM में थोड़ा खतरा रहेगा, बट संभाल लेंगे, पहले इस एक्सप्रेशन से निपटते हैं। सो x की पावर 4 और 16/x की पावर 4, है ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट हट गया वो तो 4, 2 × 4, सो ये 8 आ गया कुल मिलाकर, है ना, इसका मिनिमम 8 है। अच्छा इसकी बात करें तो सो 2x² प्लस 8/x² इज ग्रेटर देन बाई 2 इधर आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट 16 का 4, तो मतलब वो भी 8 से बड़ा ही आ रहा है। इसका मिनिमम भी 8 है, इसका मिनिमम भी 8 है, पर ध्यान रखना दोनों का मिनिमम सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हो, पर सेम वैल्यू ऑफ x के लिए मिनिमम आना चाहिए। वो देख लेते हैं अपन कि ये वैल्यू जो है वो 8 कब हो रही होगी, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, उसके लिए AMGM होल्ड करना चाहिए। तो x की पावर 8 जो है कितना आएगा 16, और इधर से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कि 2x की पावर 4 इज 8, तो x की पावर 4 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और इधर से भी जो x की पावर 4 का जो पॉसिबिलिटी बनेगा ऑन टेकिंग रूट वो 4 ही बनेगा। हाँ ठीक है, x की पावर 4 वैसे -4 तो होगा नहीं, दोनों सेम वैल्यू ऑफ x के लिए आ रहा है, इसलिए है ना इसका जो मिनिमम है वो अपन कितना कर सकते हैं 8, और इसका जो मिनिमम है वो भी कितना कर सकते हैं अपन 8,
ध्यान रखना ये बहुत बड़ा खतरा होता है, ऐसे अलग अलग AMGM एक ही क्वेश्चन में नहीं लगाते हैं सेम वेरिएबल पर, ठीक है, और लगा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें फिर। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आएगी, ये मिनिमम कर दो, तो ये आ जाएगा 8 + 8 - 4, ये आ गया अपने पास 1/12, और यहाँ पर 1/12 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा ऊपर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। अच्छा सवाल है ना, ठीक है, इसमें t + 1/t भी बना सकते थे पर वो भी AMGM ही होता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी वो। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। SOT का सवाल दिख रहा है अगला, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि द साइड्स ABC ऑफ ट्रायंगल ABC आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो है A, B और C, है ना। तो अपन लिखते हैं सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, A + B + C 15 दिख गया, और AB BC और AC 47, माइनस प्लस और माइनस के साथ ही, तो ABC की वैल्यू कितनी आ गई 82। ये निकालना है, सबकी वैल्यू पुट कर दो, पता ही है अपने को cos A कितना होता है, cos B कितना होता है, cos C कितना होता है, तो ये आ जाएगा B² + C² - A² डिवाइडेड बाय 2A है ना, ये तो 2BC आएगा, तो नीचे 2ABC हो जाएगा। याद आ रहा है क्या? cos B का फॉर्मूला होता है कि A² + C² - B², 2AC नीचे आएगा, B पहले से है तो फिर से जो है 2ABC हो जाना है। अच्छा आगे वाला C वाला है, तो A² + B² - C² डिवाइडेड बाय 2AB और C, ठीक है। अच्छा तो ये पूरा सोल्व करेंगे अपन, तो आई थिंक A² गया, एक A² बच रहा है, इसी प्रकार से एक B² बचेगा, एक C² बचेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2ABC। अब वो थ्योरी अपने को यूज करनी है, तो यहाँ पर क्या किया अपन ने कि A + B + C का होल स्क्वायर -2 टाइम्स AB BC और AC डिवाइडेड बाई 2ABC। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, है ना। जैसे ये 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस 2 इंटू दिस 2 इंटू दिस, है ना, ये हो गया 94 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 82, तो 4 और इंटू 2, तो ये आ जाएगा 64। कर ही लेते हैं, हो ही गया है क्वेश्चन में से। 5 4 का 1, 12 और 9 का 3, 131/164, बी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट होता है। तो एक बहुत आसान सवाल, बहुत हल्का सवाल, बट अगेन फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको SOT के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन भी SOT का ही, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 2√3 - 2 and 2√3 + 2 and the included angle is 60 degree, the other angles are, दो साइड दे रखी और उनके बीच का एंगल दे रखा है ना। देखो ऐसा है कि अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये अपने सामने कोई ट्राइंगल है A B और C, और ये साइड दे रखी है 2√3 - 2 और ये दे रखा है अपने को 2√3 + 2 एंड इंक्लूडेड एंगल विच इज 60 डिग्री। तो हाँ ठीक है, तीसरी साइड को C मान के निकाल सकते हैं, कोसाइन फॉर्मूला है ना, कर लेंगे cos 60 is this square plus this square minus C² डिवाइड बाई 2ABC आते ही फिर अपन जो है एंगल पर भी कमेंट कर देंगे, ठीक है। अपन देखो क्लास के अंदर ये भी पढ़ाया जाता है, दो साइड देकर उनके बीच का अगर एंगल दे रखा है आपको तो आप नेपियर फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, वो भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो अपन ने क्या किया कि कोट C/2 पे चलाना है ना नेपियर फॉर्मूला, कोट C/2 पर, तो मैंने फॉर्मूला लिखा कि यार tan of A - B/2 इज इक्वल टू A - B अपॉन A + B एंड कोट ऑफ C/2, नेपियर फॉर्मूला होता है ना। और ये साइड जो है अपने लिए A का काम कर रहा है और ये साइड जो है B का काम कर रहा है, सो A - B, यार A - B है ना, ठीक है, 2√3 - 2 और 2√3 + 2, इनका जो डिफरेंस है देखना कितना आ गया -4 डिवाइडेड बाई A + B, इनको जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा 4√3, और कोट ऑफ C/2 60 डिग्री C है ना, 30 डिग्री हो गया, कोट 30 कितना हो गया √3, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया tan of A - B/2, √3 गया है ना, सो A - B/2 10 के अंदर कितना आ रहा -1, -1 मतलब कितना हो गया 3π/4,
ठीक है, और a माइनस बी जो है वो कितना आ गया 3π/2। और अपने को यार डिफरेंस वैसे 3π/2 आएगा नहीं है ना ट्राइंगल के अंदर, एक काम करें -π/4 भी लिख लेते हैं, एक ही बात है वो भी, है ना। तो उस टाइम जो है ये -π/2 आ जाएगा, विच इज फाइन, है ना। दिख गया ना भाई कि जैसे ये माइनस बनता है ना, तो 3π/4 तो 3π/2 तो आएगा नहीं, है ना, इसलिए मैंने -π/2 ले लिया। अच्छा a प्लस बी पता ही है क्या अपने को, क्योंकि ये 60 है ना, तो वो कितना आ जाएगा 120। और a माइनस बी अपने को अभी समझ आ गया कि वो कितना है -90 डिग्री। आई थिंक इनको अगर अपन जोड़ दें तो 2a की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 30, तो जो a की वैल्यू है वो कितना हो जाएगी 15 डिग्री। 15 डिग्री अगर यहाँ पुट कर देंगे इस जगह पर, है ना, तो जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 105 डिग्री। तो 15 एंड 105, वेयर इज दिस, यस बी ऑप्शन। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं, है ना। अगली बार जो है अपन क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 कर रहे होंगे। बस ऐसे ही तैयारी करते रहें, जेईई मेंस की अच्छे से रिवीजन कर लें, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टेट्स, है ना, इन सब चैप्टर को भी बराबर देखते रहें, पेपर सोल्विंग पे बराबर ध्यान दें, है ना, और बस लगे रहें। कुछ दिनों की बात हो रही है, अपना एग्जाम आने ही वाला है। ठीक है भाई, तो मिलेंगे अगली बार क्वेश्चन नंबर 31 से 40। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।